आज देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और देश अमृत काल में प्रवेश कर रहा है। इस कोरोना काल में कांग्रेस ने तो हद कर दी। नमस्कार, जय जगत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और ये चैनल के माध्यम से हम आपको हमेशा बताने की कोशिश करते हैं, सच से रूबरू कराने की कोशिश करते हैं। और आज हमारा विषय है कल भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने एक भाषण जो है संसद में दिया और उस भाषण वो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोल रहे थे। और पहली बार इस देश ने ऐसा अनुभव किया होगा कि जिस तरह की भाषा, जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज से वो बात कर रहे थे, कतई भी कोई ये नहीं कह सकता कि ये हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में बात कर रहे थे। ये कोई भी आसानी से समझ सकता था कि वो प्रधानमंत्री नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के प्रचार मंत्री की तरह बात कर रहे थे। और उनका बात करने का लहजा, उनका हंसने का लहजा, ये देखकर कहीं से कहीं ये नहीं लगा कि एक ज़िम्मेदार व्यक्ति जो कि प्रधानमंत्री के रूप में संसद में बोल रहे हैं, उनकी ज़िम्मेदारी महसूस भी नहीं हो रही थी। वो सिर्फ हंस रहे थे, एक अजीब तरह का सा व्यंग करने की कोशिश कर रहे थे और विपक्ष पर ताना कस रहे थे। और सबसे बड़ी बात, उनका पूरा जो केंद्र था भाषण का, वो पूरा केंद्र चुनावों के ऊपर था, जो 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं। और वैसे भी प्रधानमंत्री जी को आप देखेंगे तो वो हमेशा चुनावी मोड में ही रहते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि वो उस देश के प्रधानमंत्री हैं। उनकी सारी कोशिश ये होती है कि वो हर राज्यों में काबिज़ हो जाएं, केंद्र में काबिज़ हो जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं वो भूल जाते हैं कि इस देश की जनता ने उन्हें चुना है। और हम आज चर्चा करेंगे कि उनका भाषण जो था, उस भाषण में उन्होंने अलग अलग समय में क्या क्या बात की और उसका यथार्थ में उसका मतलब क्या है वो हम बताने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ी बात, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली कि विपक्ष की जो सुई है, जो कांटा है, वो 2014 में अटक गया है। तो हम आपको यहाँ बताने की कोशिश करेंगे कि 2014 में क्यों ये कांटा अटका हुआ है। लेकिन कुछ छोटी छोटी बात जो उन्होंने शुरुआत में बोली वो बड़े गौर करने लायक थी। उन्होंने कहा कि गरीब से गरीब के घर में शौचालय बन गया है और इस देश के गाँव में, हर गांव में शौचालय बन गए हैं, यानी ODF यानी खुले में शौच मुक्त हो गया है पूरा देश। जबकि आप हकीकत देखेंगे तो आप हर जगह, मुझे आश्चर्य होता है कि कल सभी अखबारों में, आज के सभी समाचार पत्रों में प्रधानमंत्री जी के भाषण की बड़ी तारीफ़ हुई है। लेकिन मेरे पास भी अभी अखबार की कटिंग है, अलग अलग अखबारों की कटिंग है, और वो साफ साफ तौर से कह रहे हैं कि जो दावा किया गया 100% घरों में शौचालय बनाने का, लेकिन हकीकत ये है कि ये 50% से भी कम है। और शौचालयों की स्थिति जब आप गांव में जाकर देंगे, हमने पिछले वर्ष भी कुछ गांव में खुद जाकर हकीकत जानी थी और जो सांसद कुछ गांवों को गोद ले रखे थे और हम खुद वहाँ उन गाँवों में गए थे। हमने वहाँ देखा कि शौचालय बनाने का जो तरीका है वो एक सिंपल सा, हर जगह यही हो रहा है कि रिकॉर्ड में, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में ये आ रहा है कि शौचालय बन गए हैं, लेकिन जब आप हकीकत देखने जाते हैं तो वहाँ पर शौचालयों की स्थिति है ही नहीं, या तो कहीं बने ही नहीं हैं, और जहाँ बने हैं वहाँ पर एक 4 दीवारी खड़ी कर दी गई है और उसके अंदर लोग स्टोर रूम की तरह उसको यूज़ कर रहे हैं। यानी जो मकसद है खुले में शौच मुक्त का, जो स्वच्छता का संदेश जो सरकार देना चाहती है, वो सरकार देने से कहीं ना कहीं चूक गई। और 50% से भी कम घरों में आज तक शौचालय नहीं बने हैं। और मोदी जी जिस राज्य से आते हैं, आपको आश्चर्य होगा सुनकर कि मोदी जी के राज्य में, गुजरात में, करीब 37% घरों में शौचालय हैं ही नहीं। जिस गुजरात मॉडल को बताकर, सुनाकर, गाकर मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने और हर आदमी बस यही कहता था, हम गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल। उस गुजरात मॉडल की ये हकीकत है कि वहाँ पर खुले में शौच मुक्त गांव अभी भी नहीं हैं। तो ये स्थिति खुले में शौच मुक्त की है। और ये ODF की बात अगर आप देखेंगे तो ये ODF कोई भी गांव, इस देश के पूरे गांव खुले में शौच मुक्त नहीं हुए हैं। मध्य प्रदेश की बात करूंगा मैं, तो मध्य प्रदेश के गांव-गांव में अगर आप जाकर देखेंगे
तो स्थिति बहुत ही भयावह है। लोग जो है आज भी खुले में शौच करते हैं। अभी मैं किसी राज्य की खबर पढ़ रहा था कि उस गांव को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया, उसको अवार्ड किया गया। जबकि दूसरे दिन ये घटना हुई कि कुछ महिलाएं खुले में शौच करने गई थी और वहाँ हाथियों का आतंक था और कुछ लोग कुचल गए हाथियों के दौड़ भाग करने में। तो ये स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। जो खुले में शौच वाली बात प्रधानमंत्री जी ने कैसे बोली संसद में, ये आश्चर्य होता है। और आश्चर्य ये भी होता है कि वो हंसते हुए, व्यंग करते हुए एकदम सफ़ेद झूठ संसद में प्रस्तुत कर रहे थे। दूसरी बात उन्होंने बोली कि गरीब के घर में गैस चूल्हे का आनंद कुछ और ही होता है। मुझे ये तो नहीं मालूम कि गरीब में गैस चूल्हे का आनंद क्या होता है, लेकिन एक बड़ी हकीकत हम आपको बताएंगे कि किस तरह से गाँव में गैस चूल्हा सब्सिडी के नाम से तो दिया गया, लेकिन उन्होंने दोबारा, यानी ये आज की डेट से ही देखा जाए तो करीब 3 साल से ये स्थिति बनी है कि गैस चूल्हे गैस को भरवाया ही नहीं लोगों ने, 4 साल से। और मैं किसी पत्रकार की हेडिंग ही पढ़ रहा हूँ, उन्होंने लिखा कि सपना ही रह गई धुआं मुक्त रसोई। अब ये किस आनंद की बात प्रधानमंत्री जी कर रहे थे। ये जो उज्ज्वला योजना की बात हमेशा करते हैं कि हमने घर घर में गैस चूल्हे प्रदान करने की कोशिश की है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और मैं एक छोटी सी रिपोर्ट आपको बताता हूँ कि मध्य प्रदेश का एक गांव, एक ज़िला है बड़वानी, उसकी एक रिपोर्ट अभी कुछ दिन पहले प्रकाशित हुई थी, जिसमें 2,63,000 लोगों ने कनेक्शन लिए, जिसमें 70% लोगों ने गैस दोबारा नहीं भरवाया और वो कबाड़ में रखे हुए हैं सारे गैस सिलेंडर। तो ये स्थिति क्यों बनी, ये प्रधानमंत्री ने नहीं बताया। सिर्फ आंकड़ों की बात करते हैं कि हमने इतने प्रतिशत लोगों को गैस कनेक्शन दे दिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और दूसरा बात ये है कि जो कि सब्सिडी वाली बात करते थे और गैस की कीमतों की बात करें तो खुद गांव के लोग ये कह रहे हैं कि हमारे पास खाने को दाना नहीं है, तो हम पहले खाने के लिए दाना इकट्ठा करें या गैस सिलेंडर भरवाएं। तो ये बात भी पूरी तरह से एक झूठी साबित हुई प्रधानमंत्री की, कि संसद में कह रहे थे कि ये गरीब के घर में गैस के चूल्हे का आनंद ही कुछ और है। जबकि आप यहाँ देखेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गांव में अभी चुनाव प्रचार के दौरान जाते थे, तो वहाँ पे चूल्हे में खाना बन रहा था और चूल्हे की रोटी खा के बड़ा आनंदित महसूस कर रहे थे। तो वो कौन सा आनंद है, ये शिवराज सिंह चौहान बताएंगे। एक बहुत संबित पात्रा जी जब चुनाव लड़े थे, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो भी चूल्हे की रोटी का आनंद बताते हैं। और प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि गैस के चूल्हे का आनंद ही कुछ और है, जबकि गांव से गैस सिलेंडर ख़त्म होते जा रहे हैं। और बड़ी विडंबना है, आप समझने की कोशिश करिए कि आपने उनसे कहा कि गैस चूल्हे पर आ जाइए, ठीक है, फिर आपने जंगलों को काटना शुरू किया, वहाँ बिल्डिंगें बनाना विस्तार करना, शहरों का विस्तारीकरण किया। अब स्थिति में यह आ गया है कि ग्रामीण जन गैस सिलेंडर तो उनके पास है नहीं, अब उनको चूल्हा जलाना है तो चूल्हे के लिए लकड़ी नहीं है, तो खाना बनेगा कैसे? मोदी जी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था ही नहीं है, तो चूल्हे कैसे जलेंगे? तो ये इस बात पर तो आपने चर्चा ही नहीं की कि खाना कैसे बनेगा, खाना आएगा कहाँ से। फिर तीसरी बात उन्होंने ली कि गरीबों का वो जो उन्होंने जनधन खाता उन्होंने खुलवाया, उसमें कहा गरीबों का बैंक में अपना खाता हो गया। खातों की बात की उन्होंने 48 करोड़ खाते उन्होंने ऐसा बताया कि उन्होंने गरीबों के जनधन खाते खुले, उन्होंने जीरो बैलेंस में खाते खुले। उन खातों में पैसा कितना है ये भी तो पता कर लीजिए मोदी जी, उनके पास है क्या ये पता कर लीजिए आप। दूसरा उन्होंने कहा कि मोबाइल से बैंक गए बिना गरीब अपने खाते का उपयोग करता है। कितने प्रतिशत मोबाइल स्मार्टफोन इस देश में यूज़ हो रहे हैं, थोड़ा सा आप गूगल करेंगे तो आपको सर्च करने से पता लग जाएगा। वो भी मुश्किल से 40 से 50 करोड़ लोग स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, वो भी शहरी लोग स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि जो मोबाइल बैंकिंग की बात है, ये सारी बैंकिंग होती है स्मार्टफोन के थ्रू, ये छोटे दूसरे फ़ोन पे नहीं होती, जिनमें वो जनरल कीपैड वाले फ़ोन होते हैं जो कि गाँव में यूज़ होते हैं, लेकिन स्मार्टफोन यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ भी
मोदी जी की जो बात की हकीकत है वो पता लग जाती है कि कितने लोग मोबाइल बैंकिंग यूज़ कर रहे हैं। दूसरी बात है कि जो मोदी जी ने एक और बड़ी बात बोली है, जो मैंने शुरुआत में आपसे कही थी, वो मैं फिर से बोलना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष की या बहुत लोगों की सुई 2014 पर अटक गई है। मोदी जी क्यों नहीं अटकेगी 2014 पर सुई? आपकी सरकार है आज 7 साल से। 2014 में आप एक नारे के साथ इस देश में काबिज हुए, और वो नारा क्या था? वो नारा था कि अच्छे दिन लाएंगे। कौन से अच्छे दिन लाएंगे ये तो जनता बता सकती है, लेकिन मुझे जहाँ तक छोटी छोटी चीज़ों पर मैं अगर आपको डिस्क्राइब करूँ कि 2014 में और 2022 में क्या अंतर पड़ा, तो सबसे बड़ा अंतर है जो कि मोदी जी अभी कह रहे थे कि भाषण में उन्होंने कहा कि हमने महंगाई पर बारीकी से अध्ययन किया। और वो क्या बारीकी से अध्ययन कर रहे थे मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन मैं महंगाई पर ही अगर 2014 और 2022 का अंतर बताऊं कि सुई क्यों अटकी है, तो बड़े देखने लायक है, सुनने लायक है, और जनता को समझने की ज़रूरत है कि आखिर 2014 में सुई या कांटा विपक्ष का क्यों अटका है, और वो ये क्यों कहते हैं कि 2014 के दिन बहुत अच्छे थे। मैं एक छोटी सी बात करता हूँ कि जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल को ले लीजिए। 2014 में पेट्रोल के रेट थे 65 रुपये लीटर, और उस वक्त जब वो रेट 65 रुपये लीटर थे तो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रहते हुए बहुत हंगामा खड़ा करती थी। लेकिन आज की स्थिति में, बिल्कुल आज की स्थिति में 107 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल है। तो ये अंतर कितना बड़ा है आप देख सकते हैं। और इस अंतर को आप ऐसे मत समझिए कि 2014 से 2022 के बीच का अंतर है। आपको तो ये समझना चाहिए कि 50 साल, 60 साल, 70 साल का रोना पूरे 24 घंटे बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रधानमंत्री कहते रहते हैं 70 साल में क्या हुआ। तो उन पूरे 70 साल का अगर आप इतिहास देखेंगे, उन 70 साल में, 65 साल में पेट्रोल की कीमत सिर्फ 65 रुपये तक आई। पूरी लड़ाई उस वक्त जब कच्चा तेल कितने में आता था और प्रति बैरल क्या था, ये आप खुद जान जाएंगे, और आज की स्थिति क्या है आप खुद जान जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो 50-60 साल में जो पेट्रोल 65 रुपये पहुँचा, वही पेट्रोल 7 साल में मोदी जी ने 107 रुपये में पहुँचा दिया। वो कह रहे हैं 2014 में सुई क्यों अटकी है। उसी तरह से आप डीजल की कीमत रहेंगे, डीजल 55 रुपये लीटर था, जो कि आज 94 यानी 94 रुपये प्रति लीटर है। तो आप जी 30-40-50 रुपये का अंतर पूरा 7 साल में पड़ गया। और 50 साल में कहाँ थे हम? 55 रुपये लीटर पे थे। वही बात रसोई गैस की आती है। हम रसोई गैस पे की चर्चा कर रहे थे अभी कि गैस दोबारा क्यों नहीं भरवाए गए। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि 2014 की स्थिति में 350 रुपये एक घरेलू गैस की कीमत, सिलेंडर की कीमत थी, जो आज 905 रुपये है। 905 रुपये आप जब देते हैं तब रसोई गैस आप भरवा पाते हैं। तो ये कितना बड़ा अंतर है आप देखिए कि ये अंतर मुझे लगता है 350 और 900, मतलब 500 के 600 के आसपास का अंतर है। 600 रुपये बढ़ा दिए आपने 7 साल में मोदी जी। आप कहते हैं 2014 में क्यों अटकी हुई, पता नहीं वो कौन से बुरे दिन थे जिन्हें आप अच्छे दिन लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे थे। फिर हम बात करते हैं खाने के तेल की। जो आप खाने का तेल यूज़ करते हैं घरों में, वो खाने का तेल था 65 रुपये प्रति लीटर, और वो आज की डेट में हो गया है 150 से 170 रुपये प्रति लीटर। तो ये अंतर आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि 2014 और 2022 का क्या अंतर है। शक्कर, एक छोटी छोटी चीज़ हम ले रहे हैं। शक्कर है 22 रुपये प्रति किलो थी 2014 में, आज 40 से 50 रुपये प्रति किलो है। यानी आप जो चाय बेचकर इन्होंने अपनी राजनीति जो बताते हैं कि मैं चाय बेचता था प्रधानमंत्री जी, आज लोगों का चाय पीना भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि शक्कर जो है वो 22 रुपये से सीधे 50 रुपये किलो हो गई है। चावल की बात करें हम, 20 रुपये प्रति किलो चावल था 2014 में, और अभी 80 से 100 रुपये किलो है। और तो जो थोड़ा और अच्छे में जाते हैं तो 170-80 रुपये किलो मिलता है चावल। तो चावल खाने में भी आज लोगों को दिक्कत है। और फिर वही हम बात करते हैं जिस तरह से पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े, उसी छोटी छोटी गाड़ियों के, एक्टिवा मोटरसाइकिल हैं जो कि पहले 50-50 हज़ार
की आती थी, 40 से 50 हज़ार की आती थी, वो आज की डेट में 80 हज़ार से 1 लाख रुपए में आ रही है। जस्ट डबल का अंतर है। सिर्फ 7 साल में ये पूरी महंगाई बढ़ी है। जिसको प्रधानमंत्री जी बड़े चुटकी लेकर कह रहे थे कि ये जो सुई है 2014 में क्यों अटकी हुई है। गोल्ड की कीमत है, गोल्ड ठीक है, लोग नहीं खरीदते हैं गोल्ड ज़्यादा, लेकिन फिर भी देखिए आप 24,000 के आसपास प्रति तोला प्रति 10 ग्राम सोना मिलता था, जो कि आज 50,000 से 60,000 रुपये प्रति तोला है। और आज की डेट की बात करें तो ये 49,610 रुपये प्रति तोला का सोना मिलता है। फिर गृह निर्माण की बात करेंगे तो घर निर्माण क्यों महंगा हुआ, तो सीमेंट का एक बैग जो है 195 रुपये का था 2014 में, और वो महंगा होकर आज की डेट में 440 और 400 से 500 के बीच में मिल रहा है। तो यहाँ भी आप देखेंगे करीब 200-300 रुपये का अंतर है। वहीं लोहे के सरिये की बात करेंगे, लोहा, सीमेंट, रेत, ये ईंट, ये 4 चीज़ आपके घरों में बेसिक ज़रूरत रहती है। और उसी के देखिए लोहे का सरिया जो है 3,200 प्रति क्विंटल का मिल रहा था, जो आके 6,000 रुपये प्रति क्विंटल का मिल रहा है, यानी जस्ट डबल की महंगाई दिखाई दे रही है। रेत की ट्रॉली जो है 1,300 रुपये की एक रेत की ट्रॉली आती थी, जो कि अब 2,500 हज़ार से 3,000 रुपये की आ रही है। तो यहाँ भी आप एक काफ़ी बड़ा अंतर देखेंगे। ईंट की बात करेंगे, ईंट जो है 2 से 2,500 रुपये प्रति हज़ार मिलती थी वो 2014 में, जो कि आज 6,000 से 12,000 रुपये की पड़ रही है। यानी 6,000 की जो मिट्टी के ईंट बनते हैं और 12,000 की जो सीमेंट के ईंट बनते हैं, वो प्रति हज़ार की हम बात कर रहे हैं। तो एक इतना बड़ा अंतर, बेसिक अंतर आया है कि आप घर बनाने की स्थिति में भी नहीं हैं। और बहुत सारे घरों में जब वो मीठा तेल नहीं खा पाते, सरसों का तेल यूज़ होता है। उत्तर प्रदेश में इतनी मात्रा में सरसों का तेल खाने में यूज़ होता है, और 2014 में वही सरसों का तेल जो था वो 52 रुपये लीटर था, जो कि 2021 और 2022 में और अभी की स्थिति में देखें तो 190 रुपये प्रति लीटर सरसों का तेल मिल रहा है। चाय की बात अभी हम कर रहे थे, तो चाय जिस तरह से शक्कर बढ़ी उसी तरह से दूध भी बढ़ गया। दूध है 36 रुपये प्रति लीटर 2014 में था, जो कि आज 60 रुपये 70 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। उसमें भी शुद्ध और अशुद्ध की बात हमेशा चलती है। छोटी छोटी बातें हैं। रेलवे टिकट की बात करेंगे, 5 रुपये की रेलवे टिकट जनता लेती थी, अब वो 50 रुपये हो गई। रेलवे के फेयर भी पूरी तरह से बढ़ गए। तो ये हम बात कर रहे थे कि किस तरह से 2014 में और 2022 का अंतर है। जो आप अच्छे दिन की बात कर रहे थे, वो अच्छे दिन कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। और मैं जो ये सब बातें कर रहा हूँ, जनता को समझने की ज़रूरत है कि प्रधानमंत्री जैसे पद पर काबिज होकर नरेंद्र मोदी जी संसद भवन में पूरी तरह से झूठ बयान कर रहे थे और हंसते हुए, मुझे लगता है कि चूँकि वो जनता उन्हें वोट करके वहाँ पहुँचाती है, और उस तरह से हंस कर बात कर रहे थे। ये कहीं ना कहीं जनता के मत का भी माखौल उड़ाने का उन्होंने प्रयास किया। अब मैं बात करूंगा, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें गिनाई। मुझे आश्चर्य होता है कि प्रधानमंत्री होकर वो ये गिना रहे थे कि कांग्रेस की स्थिति पहले क्या थी और अब क्या है, जबकि वो इसलिए चुन के वहाँ नहीं बैठे हैं या इसलिए वो सत्ता में नहीं हैं कि वो ये देखें कि विपक्ष की सीटें कितनी हैं। लेकिन फिर भी अगर उन्होंने बात की है तो थोड़ी सी बात मुझे भी करना है इस विषय पर कि उन्होंने नागालैंड, उड़ीसा, गोवा, त्रिपुरा, यूपी, बिहार, गुजरात, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, इन सब राज्यों का जिक्र किया। तेलंगाना, झारखंड यहाँ पर कब थे। अब इसमें आप इन राज्यों की बात करेंगे तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि मोदी जी किस तरह से चुनावी मोड में रहते हैं। अधिकतर उन राज्यों के नाम हैं जिन राज्यों में चुनाव हैं या होने वाले हैं, उन राज्यों की वो बात कर रहे थे। तो ये चुटकी सिर्फ लेने का प्रयास इसलिए किया उन्होंने कि जनता को बताने के लिए कि उनकी स्थिति इतनी ख़राब है। लेकिन जनता को फिर ये भी समझना चाहिए, 1925 में जनसंघ की स्थापना हुई, RSS की स्थापना हुई, और वहाँ से लेकर RSS की स्थापना 1925 में हुई। हिंदू महासभा के रूप में ये चुनाव लड़ते थे। फिर 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी। अगर हम इस इतिहास को ही ले लें, 1925 से लेकर 1947 से, फिर 1947 से 80 तक, और फिर 60 के दशक की बात करें, 70 के दशक, तो भारतीय जनता पार्टी कहीं पर भी नहीं थी। तो ये जो कांग्रेस के खिलाफ बोलने की जो उनको ज़रूरत पड़ती, तो आपको ये भी समझना होगा कि
कांग्रेस का वोट बैंक या कांग्रेस को वोट कौन लोग कर रहे थे जिन्होंने कांग्रेस की सरकारें बनाई? कांग्रेस की सरकार उन्हीं लोगों ने बनाई जो आज भारतीय जनता पार्टी में हैं और उनके दादा परदादा जो है कांग्रेस को वोट करते थे। वो मूर्ख तो रहे नहीं होंगे मोदी जी जो कांग्रेस को वोट कर रहे थे। यहाँ शिवराज सिंह चौहान जी एक भाषण में अभी कह रहे थे कि मेरे बब्बा जो है कांग्रेस में थे, तो बब्बा कांग्रेस को वोट कर रहे थे तभी तो 50-60 साल जो है कांग्रेस रही, और वो बब्बा इनके मूर्ख तो रहे नहीं होंगे कि कांग्रेस को वोट क्यों कर रहे थे। ये छोटी छोटी सी बातें जो आप ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि कांग्रेस की स्थिति अच्छी नहीं है। कांग्रेस की स्थिति से और आपके प्रधानमंत्री पद पे रहने पर और आज जो जनता जिस स्थिति पे गुजर रही है, आपने उस स्थिति पे बिल्कुल भी बात नहीं करी। आपने ये बात बिल्कुल नहीं करी कि 2014 और 2022 में आज कैसे लोग अपना घर अपना गुजारा कर रहे हैं, इस पर आपने चर्चा नहीं करी। फिर आपने आगे जाकर एक बहुत बड़ी बात की। आपने कहा कि मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन नाम लेके फिर आपने कहा कि कोरोना काल में कांग्रेस ने हद कर दी। बहुत आश्चर्य होता है मोदी जी, कोरोना काल की जो चर्चा आप कर रहे हैं, कोरोना आया तब आप क्या कर रहे थे ये भी देश को बताना चाहिए। सबसे जिम्मेदार व्यक्ति कांग्रेस के राहुल गांधी जी वार्न कर रहे थे कि कोरोना का संकट धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन आपने उनकी तरफ नहीं देखा। आप क्या कर रहे थे? आपने सबसे बड़ा एक कार्यक्रम रखा था, नमस्ते ट्रंप। आप अमेरिकी राष्ट्रपति का स्वागत कर रहे थे, जहां आपने लाखों लोगों को जुटाया। उस दौरान जुटाया जब पूरे देश में कोरोना अपनी गिरफ्त में कोरोना देश को ले रहा था। लेकिन आपने ये बताया, सबसे पहला केस यदि आपको हम बताएं, 30 जनवरी 2020 को सबसे पहला केस देश में आया और 24 फरवरी को श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने नमस्ते ट्रंप का आयोजन किया। एक सिलसिलेवार आप समझ लीजिए कोरोना पे, जिस तरह से उन्होंने बोला कि कोरोना में काल में कांग्रेस ने हद कर दी, तो हद क्या की ये बताइए। आपने कहा कि WHO सलाह दे रहा था, सारे हेल्थ एक्सपर्ट सलाह दे रहे थे जो जहां हैं वहीं रुके रहें, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने क्या किया? कांग्रेस के लोगों ने हद कर दी। किसने हद की? 24 फरवरी को नमस्ते ट्रंप का आयोजन किसने किया मोदी जी? स्वयं आपने किया। उसके बाद 9 मार्च को सबसे पहली मौत हुई। ये समझने की ज़रूरत है। इस दौरान राहुल गांधी आपको बार बार ये सचेत कर रहे थे कि कोरोना पूरी तरह से फैलने वाला है, जो बहुत बड़े संकट के रूप में इस देश पर आने वाला है, लेकिन आपने नहीं सुना। क्यों नहीं सुना? क्योंकि आप बिज़ी थे, आपकी पार्टी बिज़ी थी। मध्य प्रदेश में चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए एक षड्यंत्र रच रही थी, और उस षड्यंत्र में 9 मार्च को बीजेपी के लोगों ने विधायकों को बेंगलोर ले गए। कांग्रेस के विधायकों को तोड़कर, अगवा करके, उनको बहला फुसला कर, उनके नेताओं को तोड़कर उनको आपने 9 मार्च को कहाँ ले गए? बेंगलोर ले गए। और 20 मार्च को मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिर गई। ये हम लोग बार बार कहते हैं कि इसका कोरोना का काल में इस चीज़ का क्या संबंध है। हम बोलते हैं कि सरकार गिरी और वो रुक गए। इसका संबंध ये है कि जब बात थी लॉकडाउन करने की, तो लॉकडाउन में देरी ही सिर्फ इसलिए हो रही थी कि अगर हम वो लॉकडाउन कर देंगे तो ये मूवमेंट ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि चार्टर प्लेन से भोपाल से विधायकों को ले जाकर दिल्ली ले जाया गया, वहाँ से चार्टर प्लेन से उन विधायकों को बेंगलोर ले जाया गया, फिर वहाँ पर लोकल जो मूवमेंट हुआ, ये सारा मूवमेंट बंद हो जाता। और उस पूरी तैयारी में आपने सरकार गिराने के लिए ये पूरे देश को कोरोना के संकट की तरफ धकेल दिया। और 20 मार्च को आपने सरकार गिराई और 22 मार्च को आपने जनता कर्फ्यू किया, जिसमें आपने ताली थाली घंटी पूरे देश से बजवाई और कहा कि एक दिन का हम कर्फ्यू रखेंगे। और एक दिन के इस जनता कर्फ्यू में जनता को आपने बहलाने का काम किया। तब तक आप बहलाते गए जब तक मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन गई। 23 मार्च को बीजेपी ने एमपी में सरकार बनाई और 24 मार्च को लॉकडाउन घोषित किया गया। और मोदी जी, जो आप बात कर रहे हैं कि लॉकडाउन हुआ, कांग्रेस ने सब कराया,
क्या आप बताएंगे कि कोरोना आया कहाँ से, किस रास्ते से आया? कोरोना आया एयरपोर्ट के रास्ते से। कोरोना हिंदुस्तान में तो था नहीं, ये वायरस तो बाहर से आया है। जो बाहर से जब आया तो आपने उन उड़ानों को, जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ान थी, उनको बंद क्यों नहीं किया, या एयरपोर्ट सील क्यों नहीं किए, या उन एयरपोर्ट पर जो आ रहे थे लोग, जो जा रहे थे लोग, उनकी कोरोना की जांच क्यों नहीं की? ये सवाल आप पर उठता है, उस पर तो आपने जवाब नहीं दिया। आप कह रहे हैं कि कोरोना जो है कांग्रेस ने फैला दिया। कांग्रेस ने कैसे फैलाया? दूसरी बात, आपने कहा कि लोगों से कहा गया कि WHO ये सलाह दे रहा था कि जो जहाँ हैं वहीं रहे। WHO ने ऐसी सलाह कोई भी नहीं दी, ना कोई बता सकता है। सबसे बड़ी बात ये थी कि आपने 22 मार्च को जनता कर्फ्यू रखा और 24 मार्च को अचानक से 4 घंटे के भीतर लॉकडाउन लगा दिया। क्या आप कभी सोच सकते हैं कि जो मज़दूर, जो प्रवासी मज़दूर या जो स्टूडेंट्स बाहर पढ़ाई कर रहे थे, उनका, वो लोग 4 घंटे में क्या कर सकते थे? आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने उनकी मदद की और कांग्रेस ने लोगों को जाने दिया। यहाँ तक कि आपने ये तक कह डाला कि मुंबई के रेलवे स्टेशन पर खड़े रहकर मुंबई छोड़कर जाने के लिए प्रोत्साहित किया, लोगों को मुफ्त में टिकट दिया, उनको प्रेरित किया जाने के लिए। और आप जोर जोर से संसद भवन में चिल्ला रहे थे ये बताते हुए कि आपने कहा कि जाओ और पूरे देश में कोरोना फैलाओ। ऐसा हुआ है क्या मोदी जी वास्तव में? क्यों आप संसद भवन में इतना बड़ा झूठ बोल रहे थे? ये स्थिति क्यों बनी, अफरा तफरी का क्यों माहौल बना? क्योंकि लोगों के पास खाने को नहीं था। ये डेली वेजेस के मज़दूर जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, उनके दिमाग में ये आया कि कहीं ऐसा ना हो कि ये लॉकडाउन लंबा चल जाए और हमारे जीवित रहने के हम शायद भूखे ही रहें। और इस स्थिति में लोग अपने घर वापस जाने लगे, और घर वापस जाने लगे तो आपने उनकी कोई व्यवस्था नहीं की, कहीं कोई व्यवस्था नहीं की। और कांग्रेस ने यदि मदद की तो कांग्रेस जनता के साथ हमेशा खड़ी रहती है। मोदी जी, जो आप कांग्रेस पर टारगेट कर रहे थे वो आपने गलत टारगेट किया, क्योंकि आप ही के नेता बोलते हैं कि सारे लोग जो है कांग्रेसी थे बहुत पहले से। तो जो कांग्रेसी थे तो कांग्रेस ने ही तो इस देश को बना के खड़ा किया। और आप कह रहे थे, मैं भी नहीं चाहता था कि मैं कांग्रेस का नाम लूँ यहाँ पर, लेकिन आपने ही कांग्रेस को टारगेट करके अपनी सारी बात संसद भवन में की है। तो ये बड़ी बात है कि जो लोग हैं उनके जाने की व्यवस्था कांग्रेस ने की। ये बात सही है, क्योंकि लोग पैदल हजारों किलोमीटर अपने गांव जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं व्यवस्था करने की कोशिश की। और बल्कि उत्तर प्रदेश में तो ये तक हुआ कि जब बसों का इंतजाम कांग्रेस ने किया तो उन बसों को अंदर आने नहीं दिया, जानबूझ के उनके परमिट चेक किए, तो उनको परेशान भी किया। आखिर जनता जो है वो देश में किसके भरोसे रहेगी? कहीं ना कहीं कोई तो मदद करेगा। लेकिन आपने संसद भवन में ही स्वीकार किया कि कांग्रेस ने लोगों को मुफ्त में टिकट दिए। और उसके बाद जब कांग्रेसियों ने ये व्यवस्था की, लोगों को घर जाने की व्यवस्था कर रहे थे, तब आपने अचानक से आकर जो श्रमिकों के लिए कुछ ट्रेनें चालू की, जिसका श्रेय लेने के लिए आप अखबारों में अपनी फ़ोटो भी लगा रहे थे कि हमने श्रमिकों को पहुंचाने के लिए ट्रेनें चालू की। तो ये दोहरा चरित्र क्यों मोदी जी? आप पूरी बात बताते ना संसद भवन में। आप कह रहे कि हमने, तो फिर जो ट्रेनें चालू की तो क्या आप कोरोना फैला रहे थे? जो ट्रेनें चालू की थी आपने, और वो गिनी चुनी ट्रेनें आपने चालू की, उसमें उतनी व्यवस्था भी नहीं थी। किस तरह से लोग परेशान हो रहे थे। और लोगों ने कोरोना गांव में जाके नहीं फैलाया। ये कोरोना तो आपने पहले ही लेकर आ गए थे जब आपने नमस्ते ट्रंप जैसा कार्यक्रम इस देश में किया था, और जब आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए कांग्रेस की चुनी हुई सरकार को गिरा रहे थे षड्यंत्र करके। तो आपने अपने हर षड्यंत्र में आप सफल हुए हैं। और शायद आपने ये तो जिक्र कर दिया कि कोरोना में किस तरह से कांग्रेस ने काम किया, लेकिन आपने एक बार भी जिक्र नहीं किया कि कोरोना में कितने लोगों की मौत हुई। वो मौत आज भी आप स्वीकार नहीं करते हैं। किस तरह से लोग सुविधाओं, चिकित्सकीय सुविधाओं के अभाव में मर गए, उन्होंने अपने प्राण गंवा दिए, लेकिन आपने उस विषय में एक शब्द भी मोदी जी अपने भाषण में नहीं बोला। अब आप ये कह रहे थे कि कांग्रेस के इस पूरे दौरान कांग्रेस के कितने दलों के नेताओं ने जनता को कहा कि वे कोरोना से बचें,
या जनता की मदद करने के लिए आए, ये आपने कल पूछा सवाल कि इस संकट में पवित्र काम करने से भी चूक गए। तो मैं मोदी जी आपको बताना चाहता हूँ कि संकट के समय में अगर सबसे ज़्यादा इस देश में कोई दल सबसे आगे खड़ा रहा तो वो कांग्रेस पार्टी के लोग ही खड़े दिखाई दे रहे थे। और मैं बाकायदा नाम लेना चाहूँगा कि कांग्रेस के युवा कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्रीनिवास वीवी, वो उनकी टीम, उनके कार्यकर्ता, लाखों लाख कार्यकर्ता जो है पूरी तरह रोड पर जनता की मदद करने खड़े थे। चाहे वो भोजन की बात हो, चाहे वो ऑक्सीजन पहुंचाने की बात हो, चाहे वो बेड उपलब्ध कराने की बात हो, श्रीनिवास वीवी हर तरीके से मदद कर रहे थे। और आपको ये भी मीडिया को बताना चाहिए कि मीडिया के लोग ट्विटर पे टैग करके, नेशनल मीडिया के लोग श्रीनिवास वीवी को टैग करके ऑक्सीजन के लिए मदद मांग रहे थे। तो ये सच्चाई भी मीडिया को दिखाना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी किस तरह से झूठी बातें कर रहे थे। मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जो है वो पूरी तरह मध्य प्रदेश के लोगों के साथ खड़े थे। और कोरोना की जब पहली लहर चल रही थी तो पूरे घरों में तक जो लोग थे जिनके पास खाने की व्यवस्था नहीं थी, घर घर खाने की व्यवस्था करवाई, खाने के पैकेट बांटे, अलग अलग जोन कार्यालय बनाए, वहाँ जा जाकर लोगों को अपने जान की परवाह किए बगैर जब सारे लोग घरों के अंदर घुसे थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता तो निकलने का नाम नहीं ले रहे थे। उस दौरान कांग्रेस के नेताओं ने, चाहे भोपाल में ही हम बात करें तो भोपाल के विधायक आरिफ मसूद, पीसी शर्मा जी, गोविंद गोयल, मन्नू डागा, इन सभी लोगों ने मिलकर दिग्विजय सिंह जी का साथ दिया और घर घर में लोगों को खाना बांटने का काम किया। और जो मज़दूर थे, जो लोग फंसे हुए थे या जो स्टूडेंट फंसे हुए थे, उन स्टूडेंट को निकालने का जो प्रयास दिग्विजय सिंह जी ने किया, वो उसकी चर्चा अगर आप करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ जो बाहर के स्टूडेंट फंसे थे उनको निकालने का काम किया। यहाँ के स्टूडेंट जो अलग अलग राज्यों में थे, उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर उनको वापस लाने का काम भी दिग्विजय सिंह जी ने किया। और वहीं मैं बात करूंगा कि दिल्ली का जो कांग्रेस का कार्यालय था, उस कांग्रेस के कार्यालय में पवन खेड़ा जैसे जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं वो पूरी तरह से जनता की मदद करने के लिए खड़े थे। इसलिए मैं ये वाकया याद करके बता रहा हूँ कि मध्य प्रदेश के बहुत सारे लोग दिल्ली में फंसे हुए थे, उनको खाने की व्यवस्था नहीं थी। तब दिग्विजय सिंह के कहने पर पवन खेड़ा ने करीब 50 से 100 क्विंटल का अनाज लोगों को उपलब्ध कराया। एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात मैं करूँगा कि एक विधायक थे जो अब नहीं रहे, स्वर्गीय गोवर्धन दांगी, जो कि व्यावरा आगरा दिल्ली जो हाईवे है उसमें उन्होंने बहुत बड़ा लंगर लगा के रखा था। उस लंगर में लोगों के भोजन की व्यवस्था कर रहे थे। जो लोग दिल्ली से लौट के अपने अपने राज्यों में, अपने अपने गाँव में आ रहे थे, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करते बिना अपनी जान की परवाह किए। और आपको जानकर दुख भी होगा कि उसी दौरान उन्हें कोरोना हुआ और वो कोरोना की महामारी ने उन्हें काल का उन्हें ग्रास बनाया और वो अब हमारे बीच में नहीं है। लेकिन उनको साधुवाद है कि उन्होंने जनता की सेवा की। और दिग्विजय सिंह की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने उनको फर्स्ट फेज़, सेकंड फेज़, थर्ड फेज़ की जब हम बात करेंगे, सेकंड फेज़ में कोरोना हुआ, थर्ड में अभी फिर कोरोना हुआ, लेकिन उन्होंने जनता के बीच जाना नहीं छोड़ा, जनता के बीच हमेशा बने रहे, भोजन की व्यवस्था की। और यहाँ तक कि जब भोपाल के बाईपास से जो मज़दूर गुज़र रहे थे उनके पास जाकर, जहाँ उन्होंने देखा पैदल मज़दूरों के, पैदल लोगों के जो पैदल जा रहे हैं, उनके पाँव में चप्पल नहीं है, तो नई चप्पलें खरीद के उनको अपने हाथों से पहनाया, उनको भोजन उपलब्ध कराया, कच्चा पका सब तरह का भोजन उपलब्ध कराने का कांग्रेस के सभी नेताओं ने प्रयास किया। तो ये जो जिस तरह से मोदी जी कह रहे थे कि कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, इस तरह का जो झूठ उन्होंने बोला, ये समझ से बाहर है कि वो क्यों इस तरह से बात कर रहे थे। और सिर्फ कारण यही था, कल के उनके भाषण में ये समझ में आया कि वो थोड़े से परेशान लग रहे थे। उनकी जो हंसी थी वो हंसी थी दिखावटी, लेकिन अंदर से वो समझ रहे थे कि कहीं ना कहीं यदि वो ये कह रहे हैं कि 100 साल तक भारतीय जनता पार्टी शासन करने वाली है,
तो ये जो बात इसलिए निकल के आ रही थी कि यदि आप इतना अच्छा काम इस देश में कर रहे हैं तो आप चुनावी रैलियों में तो कांग्रेस को कोसते ही हैं। आश्चर्य हो गया कि आप संसद भवन जैसे जगह पर भी आप कांग्रेस को कोसने का काम कर रहे थे। जब कांग्रेस को आप चुनौती नहीं मानते तो आप सुबह से शाम तक कांग्रेस का नाम लेते ही क्यों हैं? ये बड़ा आश्चर्य है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस ही सबसे बड़ी चुनौती है। और आज सबसे बड़ी चुनौती के रूप में राहुल गांधी कांग्रेस के नेता जो है चुनौती के रूप में उभरे हैं। और चूंकि उन्होंने इससे पहले ये भाषण दिया था और सारी बातें बताई थी जिसके कारण ही मोदी जी ये सब जवाब दे रहे थे। और बहुत सारी बातें मोदी जी ने की, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि वो छोटी छोटी चीज़ों में कोशिश कर रहे थे। महात्मा गांधी का नाम भी लेकर आ गए। उन्होंने कहा कि औरों को नीचा दिखाने के लिए महात्मा गांधी का नाम लेते हैं। ये सब कांग्रेस के लिए बोल रहे थे। औरों को नीचा दिखाने के लिए कांग्रेस तो नाम नहीं लेती, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा महात्मा गांधी के अस्तित्व को नकारने का पूरा प्रयास आरएसएस भाजपा 24 घंटे करती है। उनको नीचा दिखाने के लिए, उनके नाम को गिराने के लिए, उनकी प्रतिमा को खंडित करने का काम भारतीय जनता पार्टी हमेशा से करती आई है। तो महात्मा गांधी का नाम बदनाम कौन कर रहा था ये समझने की ज़रूरत है। दूसरा, उन्होंने एक बात और कही, लोकल और वोकल की बात करी, तेज़ी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था की बात की। अब तेज़ी से क्या अर्थव्यवस्था विकसित हो रही है? आंकड़ों पर जाएंगे तो आप आंकड़ों की बाजीगरी हर तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को आती है, लेकिन ज़मीनी हकीकत अगर देखेंगे तो लोगों के हाथ में रोज़गार नहीं है। छोटे व्यवसाय, छोटे उद्योग बंद हो गए हैं। अब आप किस अर्थव्यवस्था की बात करते हैं ये आपको समझने की ज़रूरत है। मैं तो सिर्फ इतना ही जानता हूँ कि कहीं ना कहीं आज देश उस नारे, उस स्लोगन के कारण पछता रहा है जिसमें ये बताया गया कि हम अच्छे दिन लेकर आएंगे, और वो अच्छे दिन क्या है ये कभी बताए नहीं। हर चीज़ को ये कहा गया कि 100 दिन में ले आएंगे, 50 दिन में ले आएंगे, 40 दिन में ले आएंगे। नहीं लाएंगे तो आप चौराहे पे खड़े कर देना। वो चौराहा आज तक बताया नहीं, किसी चौराहे पर आज तक आए नहीं, और जब भी आते हैं बस इसी तरह से मजाक करने का काम करते हैं। मेक इन इंडिया की बात की कि मेक इन इंडिया की हम बात करते हैं तो लोगों को इसलिए तकलीफ़ होती है कि कमीशन बंद हो जाएगा। मुझे आप बताइए कि आपने ज़्यादा ना बात करते सरदार पटेल की एक मूर्ति बनाई और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से उस मूर्ति को आपने बनाया। पूरे देश की भावनाओं को जोड़ के आपने छोटा लोहा इकट्ठा किया, लेकिन आपने देश को बताया नहीं कि वो मूर्ति कहाँ बनी। मेक इन इंडिया तो नहीं है वो। उसका आधे से ज़्यादा भाग, 80% भाग तो चाइना में बना। तो चाइना को क्यों काम दिया आपने जब आप मेक इन इंडिया की बात करते हो? आप पूरे देश को छोटी छोटी चीज़ों में चाइना का मांझा, चाइना की झालर, इन सब चीज़ों में उलझा देते हो कि इनको इस्तेमाल नहीं करो। लेकिन आखिर होता क्या है? ये सारी बात देश को समझना चाहिए कि चाइना से बड़ा कोलैबोरेशन होता है। बड़ी बड़ी मेट्रो ट्रेन्स की बात करेंगे तो आप पूछिए कहाँ की कंपनियां काम कर रही हैं। विदेशों से हमेशा सहायता लेते हैं, लेकिन बात करते हैं मेक इन इंडिया की। लेकिन सरकार जो है ये बात अभी तक नहीं बता पाई कि वो कहाँ फेल हुई है। उन्होंने कहा सरकार, किसानों के बारे में चर्चा की कि सरकार ने रिकॉर्ड खरीदी की है। कहाँ पे खरीदी की है बताइए आप? जनता किस तरह परेशान है, किसान। आप एक सोसाइटी में जाइए, ट्रॉलियाँ लाइन से खड़ी हुई हैं, लेकिन खरीदी की परेशानी आज भी हो रही है। किसानों की फसल नहीं खरीदी जा रही। फिर बात आती है कि रिकॉर्ड बनाने में माहिर हैं ये लोग। उन्होंने एक शायरी सुनाई, वो शायरी मैं भी आपको सुना देता हूँ। जो वो जब दिन को रात कहें तुरंत मान जाओ, नहीं मानोगे तो वो नकाब ओढ़ लेंगे। ये उन्होंने एक शायरी सुनाई, लेकिन उसमें एक जो दो लाइन थी लास्ट की, मुझे लगता है ये पलट के मोदी जी ने अपने ही लिए बोली होगी, या वो आईना देखें तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए ही सच साबित होंगी। वो मगरूर है खुद की समझ पर। अब ये लाइन तो सीधे सीधे मोदी जी ने अपने लिए ही बोल दी। वो मगरूर है खुद की समझ पर। लोग आईना भी दिखाएंगे तो आईना तोड़ देंगे। तो ये तो पूरी लाइन मुझे लगता है मोदी जी के लिए बोली गई है। और आज़ादी के अमृत महोत्सव पर भी उसी समय उन्होंने बात कही कि ये अमृत काल चल रहा है और हम आज़ादी का 75 साल मना रहे हैं।
तो मुझे समझ में ये नहीं आ रहा, थोड़ा थोड़ा जनता को भी समझना चाहिए 75 साल हुए कैसे? क्या जंप करके आए आप 1947 से 75 आ गए और आप मनाने लगे? ये एक सतत प्रक्रिया है मोदी जी। हर सरकार अपने स्तर पे कुछ ना कुछ काम करती है। अगर आप ये कहो कि पिछले 50 साल 60 साल 70 साल में कुछ नहीं हुआ, तो ये आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? एक एक व्यक्ति ये समझता है, हर एक, सिर्फ सरकारों का नहीं, इस देश में रहने वाले हर नागरिक ने इस देश को बनाने में योगदान दिया है। और आप, मैं समझता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत, जो अटल जी आपको कहते थे ना कि राजधर्म का पालन नहीं किया, आप सुनते, थोड़ा उनके भाषण सुनेंगे आपको भी अच्छे लगेंगे। उन्होंने संसद में ही भाषण देकर कहा था कि यदि आप 60 साल की उपलब्धियों को नकारते हैं तो ये देश के नागरिकों का, इस देश की जनता के पुरुषार्थ को चैलेंज करने जैसा है। बिल्कुल सही बात है। ये सिर्फ किसी सरकारों का काम नहीं है, ये देश, इस देश के लोग बना रहे हैं। यदि आप नेता हैं तो भी इस देश के लोगों ने आपको नेता बनाया है, लेकिन आपने वहाँ भी चैलेंज करने की कोशिश की। और सबसे बड़ी बात मुझे एक ही समझ में आई कि आपके इस पूरे भाषण में यदि कोई सबसे ज़्यादा चीज़ देखने योग्य थी, वो थी कि अहंकार झलक रहा था। आप बार बार ये कह रहे थे कि 100 साल के लिए हम फिर से आके काबिज़ हो जाएंगे। कांग्रेस चाहती है, विपक्ष चाहता है कि हम 100 साल तक रहें। तो ये अहंकार था, और ये अहंकार आप सोचिए 7 साल में आपको आ गया। जिस कांग्रेस को आप कोस रहे हैं, उस कांग्रेस ने 50 साल राज करके भी कभी अहंकार नहीं किया सत्ता का, लेकिन वो सत्ता का अहंकार, 7 साल का अहंकार कल आपके भाषण में दिखाई दे रहा था मोदी जी। और मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि ये बात आपको समझने की ज़रूरत है कि बड़ा वो नहीं है जो दूसरों को छोटा समझे, बल्कि बड़ा वो है जिससे मिलकर कोई छोटा महसूस नहीं करे। आपके कल के भाषण में आप सबको छोटा महसूस कराने की कोशिश कर रहे थे। यदि बड़े बनना है मोदी जी, तो आप दूसरों को छोटा मत करिए। आपको बड़ा बनना है तो आपको बड़ा, आपने कल 2 बातें और कही थी, नेक दिली और नियत से सरकार चलती है। तो कहाँ है वो नेक दिल? मुझे तो दिखाई नहीं दिया। जनता के लिए तो बिल्कुल भी नेक दिल नहीं है। सारा नेक दिल आपका और आपकी नेक दिली उद्योगपतियों के लिए दिखाई देती है। सब कुछ जो आपने जमावट आज बना रखी है, आपने वो पूरा का पूरा उद्योगपतियों को दे रहा। आपको राहुल गांधी जी की बात ही इसलिए बुरी लगी क्योंकि राहुल गांधी ये कह रहे थे कि सारी PSUs हमने एक एक करके बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे दी। वो एक ही बात कर रहे थे, अडानी और अंबानी। तो आपने अडानी ग्रुप्स को सारी की सारी PSUs लाइन से दे दी। तो ये कैसे हो सकता है? तो ये प्रश्न तो है कि ये कैसे हो सकता है। तो अंत में मैं यही बात कहूँगा कि मोदी जी, आपका भाषण अहंकार से भरा हुआ था। आप एक देश के प्रधानमंत्री हैं, जनता ने आपको चुना है। आपको जनता की भलाई और जनता की नीतियों की बात संसद में करना चाहिए, लेकिन आप कहीं ना कहीं वो चूक गए और आप सिर्फ वही कर रहे थे जो आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हमेशा करते हैं। तो आपको ध्यान में रखना होगा कि आप प्रचार मंत्री नहीं हैं, इस देश के प्रधानमंत्री हैं, जो कि 130 करोड़ जनता है उन सब के प्रधानमंत्री हैं। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, RSS और BJP के अन्य दलों के, अन्य हिंदू संगठनों के प्रधानमंत्री नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत व्यापक बड़े स्तर पर आपको सोचना होगा कि इस देश में रहने वाला हर एक व्यक्ति जो है वो उनके प्रति आपकी जिम्मेदारी बनती है। वो कहीं ना कहीं आपकी कल के भाषण में सिर्फ प्रचार पर सीमित रह गई। आप उत्तर प्रदेश के चुनाव और बाकी राज्यों के चुनाव के कारण अपने भाषण को इस तरह से दे रहे थे, इसलिए कांग्रेस को कटघरे में ले रहे थे, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कि 5 राज्यों में आपकी स्थिति बहुत ख़राब है। शायद आप इस तरह की मखौल उड़ाएंगे या मजाक करेंगे तो शायद जनता पर ये प्रभाव पड़ेगा कि कांग्रेस की स्थिति ठीक नहीं है। लेकिन आप समझ जाइए कि स्थिति आपके भाषण से अब समझ में आई है कि स्थिति भारतीय जनता पार्टी की ठीक नहीं है। और मैं अंत में ये कहूँगा कि मोदी जी, बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है? बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है? आप जितना ऊंचाई में पहुंचे हो तो आप ये सोच रहे हो कि मैं 7 साल रह लिया तो अब मैं 100 साल तक रहूँगा। तो आप ये ध्यान रखिए कि बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है। बहुत ऊंची इमारत मोदी जी, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है।
बस मैं इतना ही कहूँगा। मैं बार बार यही कहूँगा कि मोदी जी, आपको ये इस तरह से व्यवहार नहीं करना चाहिए। आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं, आपकी जिम्मेदारी जनता के साथ ज़्यादा बनती है। बस इन्हीं शब्दों के साथ यही आज का कार्यक्रम था जय जगत में। और भी सच्चाई जानने के लिए हमारे जय जगत यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। नमस्कार, जय जगत।